Yes guys, good morning all of you. So today we continue with chapter 6 in accounts, that is retirement of a partner, and today's sum is 15 sum. और इसमें पार्टनर्स हैं EFG. ठीक है, बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट सम है. एक आधी पॉइंट ही इसमें हार्ड है, जैसे सारे रिटायरमेंट के सम उसमें होती है, लेकिन अच्छा सम है, मज़ा आएगा. देखो EFG ये तीन पार्टनर्स हैं और इनका जो ओल्ड PNL रेशियो है दैट इज़ 4:3:3. हमेशा मैंने आपको बोला है कि जो भी पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है उसका नंबर बोलो एक बार खुद से कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है. तो यहाँ पे पहला पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो ये बोलने पर एक बार फोकस होता है हमेशा कि यहाँ पहले पे ही ध्यान जाएगा आपका हमेशा. तो E रिटायर हो रहा है और F और G यहाँ पे दिव्य ध्यान दे भाई. F और G जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जिसका दूसरा नाम होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं. स्टिल दे आर एग्जिस्ट, मतलब वो बिजनेस कंटिन्यू अभी कर रहे हैं. अब देखो आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट जो दे रखा है उसमें EFG का ओपनिंग बैलेंस 852. ठीक है, आपको पता है कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड जाता है क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है. इतना पैसा EF और G का हमसे निकल रहा है. ठीक है, उसके बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हो 400 है, जो हमेशा डेबिट साइड जाता है क्योंकि वो हमारी एसेट्स है. इतना बैलेंस ऑलरेडी कैश का हमारे पास है. इसके अलावा GR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, फंड है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है एक तरह से. क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है. ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में. एसेट साइड वाले जो भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो डेबिट साइड होते हैं. एसेट्स को जनरली हम लोग डेबिट करते हैं, तो ऐसे याद रखो डेबिट साइड. और GR वगैरह ये क्या है, फंड है, वो लायबिलिटी साइड दे रखे हैं, वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्रेडिट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड एसेट्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश हो गया. अब देखो न्यू गुडविल कितनी है फर्म की, 7000. और एक ही पॉइंट होता है रिटायरमेंट के चैप्टर में कि जो नया गुडविल है उसमें से रिटायर्ड पार्टनर का आप शेयर निकालोगे. ठीक है, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर निकालोगे और उसके बाद जो एक एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू. और हमेशा रिटायर्ड पार्टनर तो सेक्रीफाइस करता ही है. आपको एक खास ध्यान देना है कि रिटायर्ड पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस ही करता है. और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में से किसी को भी गेन हो सकता है, दोनों को भी हो सकता है, कम से कम एक को तो होगा. ठीक है, समझ में आया. फिर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 7000 हो गई है और फर्नीचर की वैल्यू 2000 हो गई है. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिक कर देना. टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, अलग है कैलकुलेशन. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%. फिर बोला गया है ₹5000 टू बी पेड टू E इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. जैसे हम करते हैं कि E रिटायर्ड पार्टनर है, उसका पूरा हिसाब किताब करेंगे, उसका जो भी पैसा निकलता है उसमें से 5000 उसको पे कर दिए जा रहे हैं कैश में और बाकी का पैसा एज अ लोन रखा जा रहा है. F&G will bring necessary cash in equal proportion in such a manner that each to be paid is due fully and ₹2000 remain as a working capital. अब देखो F और G यहाँ पे पैसा लेके आ रहे हैं. ठीक है, कैश में लेके आ रहे हैं. कैसे लेके आ रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में. देखो हमने इससे पहले वाला जो सम किया था 13 सम, उसमें भी पैसा लेके आ रहे थे L और B, लेकिन आपके पास रेशियो नहीं था कैसे लेके आ रहे हैं, कितना कितना लेके आ रहे हैं पता नहीं, रेशियो नहीं था. यहाँ पे आपके पास रेशियो है कि वो जितना भी लेके आ रहे हैं इक्वली लेके आ रहे हैं. तो F और G कुछ पैसा लेके आ रहे हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में लेके आ रहे हैं, ताकि उस पैसे में से हम E को जो पेमेंट करना है 5000 का वो भी कर दें और वर्किंग कैपिटल मेंटेन भी कर सकें. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस, जो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है. और जब कभी क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी क्लोजिंग कैश बैलेंस है ना, मतलब एसेट टोटल आ जाएगा, एसेट्स का टोटल आपका हो जाएगा. क्योंकि एसेट्स का टोटल सिर्फ ये क्लोजिंग कैश बैलेंस की वजह से नहीं होता है, वो आपके पास दिया हुआ है. आपको याद रखना है वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस. तो यहाँ पे क्या बोला गया है फिर से आपको बता देता हूँ. F और G पैसा लेके आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन जितना लेके आएंगे इक्वली लेके आएंगे. लेकिन सोच विचार के लेके आएंगे. कैसे, कुछ इस तरह लेके आएंगे कि एक तो 5000 का जो हमको पेमेंट करना है वो हम E को कर दें और 2000 रुपये जो है वर्किंग कैपिटल मेंटेन हो जाए. अब इस पॉइंट से बच्चों को क्या समझ में आता है ना, सर F और G टोटल 7000 लेके आएंगे ना. ये पॉइंट से आपको यही समझ में आता है कि सर F और G क्योंकि 5000 वहाँ पे बोला है इक्वली लेके आएंगे,
ठीक है, इक्वली पे हम बाद में आ जाते हैं, लेकिन वो कितना लेके आ रहे हैं, एक तो 5,000 को पे करना है वो, क्योंकि हमको हाल फिलहाल 5,000 ही पे करना है, पूरा अमाउंट पे नहीं करना है, ठीक है, और 2,000 रुपया हमको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको 7,000 दिख रहा है कि सर F4G, लेकिन ऐसा बोला है उन्होंने कि F4G 5,000 और 2,000 7,000 रुपये लेके आने चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। इस पॉइंट में आपको क्या समझाया है, इस पॉइंट में आपको बोला है F4G पैसा लेके आ रहे हैं, इक्वली लेके आ रहे हैं, कुछ इस तरह लेके आ रहे हैं कि 5,000 का पेमेंट हो जाए और 2,000 बच्चे भी। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 5,000 लेके आए और 2,000 लेके आ रहे हैं। आपको मैं ये बोल रहा हूं कि तुम एक काम करो, तुम इतना कैश लेके आओ कि 5,000 का पेमेंट भी हो जाए और 2,000 बच भी जाए। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 7,000 लेके आओ। आपको लगेगा सर 7,000 ही लेके आना पड़ेगा ना, मुझे 7,000 ही लेके आना पड़ेगा क्योंकि 5,000 का पेमेंट करना है और 2,000 रुपया रखना है। नहीं, आप ये भी तो चेक करो आपके पास फंड है कितना ऑलरेडी। आपके पास 400 रुपया कैश है, ठीक है, आपके पास 400 रुपया कैश है, तो बाकी आप कितना लेके आओगे, 6,600। आप 6,600 में से दोनों आधा आधा लेके आएंगे, इक्वली लेके आएंगे। समझ में आया, पॉइंट ये बोल रही है आपको, क्लियर। चलो अब न्यू गुडविल ऑफ द फर्म, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म, कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, तो आप यहाँ ध्यान दें। 7,000 है, शेयर ऑफ ई दैट इज अ रिटायर्ड पार्टनर इन न्यू गुडविल, वो कितना है, 7,000 इंटू 4/10, आ गया आपका 2,800, ठीक है। अब एंट्री तो आपकी है ही, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, लेकिन हम चेक तो करें कि F4G दोनों को गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो आपके पास क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है, और एडमिशन का चैप्टर हो या रिटायरमेंट का चैप्टर हो, आपको सबसे पहले चेक करने का न्यू रेशियो है। पहली पॉइंट यही चेक करने की, न्यू रेशियो है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, न्यू रेशियो नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। पहली पॉइंट ये न्यू रेशियो नहीं है, तो चलो फॉर्मूला जो हम करते हैं न्यू माइनस ओल्ड वो नहीं लगेगा। अब दूसरी पॉइंट ये भी चेक कर लेने की कि गेन को निकालने के लिए कोई पॉइंट अलग से है क्या, कुछ भी नहीं दिया हुआ है बराबर, ये दूसरी पॉइंट भी चेक कर लेने की, ये भी नहीं है। तो रिटायरमेंट के चैप्टर में क्या होता है, आपका ओल्ड रेशियो कितना है, 4:3:3। ध्यान देना, इसमें से कौन रिटायर हो रहा है, ई रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो इसको निकाल दो, तो बाकी जो बच गया ना ये आपका न्यू रेशियो है। और न्यू रेशियो हमने निकाला, दिया हुआ नहीं है, तो आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। न्यू रेशियो दिया होता तो आपको फॉर्मूला यूज करना होता, न्यू रेशियो हमने निकाला तो आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अब जो न्यू आया ना वही आपका गेन है। ये रिटायरमेंट के चैप्टर में ऐसा होता है, एडमिशन के चैप्टर में ऐसा नहीं होता। समझ में आया। अगर आपके पास न्यू रेशियो नहीं है, न्यू के अलावा न्यू या गेन को निकालने के लिए कोई पॉइंट भी नहीं है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको ओल्ड रेशियो ले लेना है। ओल्ड रेशियो में से जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको आप जाने दो, जो बच गया वो आपका न्यू रेशियो है, और जो न्यू रेशियो है वही आपका गेन रेशियो है। समझ में आया। चलो कुछ बच्चे अगर ऐसा करते भी हैं, न्यू के आने के बाद फॉर्मूला से गेन निकालते हैं, तो भी आपको मिलेगा वही। चलो आप भूल से न्यू आपने निकाल दिया, आपको ध्यान आ गया कि रिटायर्ड पार्टनर का जो शेयर था वो हमने छोड़ दिया, बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो ले लिया, उससे न्यू मिल गया। अब आप बोलोगे चलो सर न्यू आ गया, ओल्ड भी है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो भी आपको मिलेगा यही। ये थियरी में लिखा हुआ है कि अगर न्यू नहीं दिया हुआ है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह निकालना है और फिर जो न्यू है वही गेन आ जाएगा। अगर आपने भूल से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो भी कुछ गलत नहीं होगा, आपको सेम ही मिलेगा। समझ में आया। तो 3:3 क्या है, गेन है, मतलब 1:1, मतलब दोनों पार्टनर को गेन हो रहा है, दोनों पार्टनर को गेन हो रहा है, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट कौन है, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ और जी को हो रहा है ना, एफ और जी को डेबिट कर दें, इन दोनों को गेन हो रहा है, और रिटायर्ड पार्टनर तो सेक्रीफाइस करता ही है, तो 2 ईज कैपिटल कितना है 2800 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इक्वली, ठीक है। एफ और जी का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, 2 ईज कैपिटल, और यहाँ पे ई का खाता क्रेडिट हो रहा है, लेकिन उसके 2 रीज़न है, ठीक है। तो टोटल 2800 आ गया ई के खाते में, लेकिन दोनों रीज़न के नाम 2 एफ्स कैपिटल और जीज कैपिटल, ठीक है। ये तुम्हारी मेन एंट्री हो गई।
नाउ लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी? 6000। अभी कितनी हो गई है? जो हो गई है वो बाहर दिखाने, ये 1000। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपको फायदा हो रहा है। फिर क्या बोला है? फर्नीचर कितने का हो गया? 2। पहले कितने का था? 3। तो ये लिखो फर्नीचर पहले 3 का था, डिक्रीज या डेप्रिसिएशन 1000 का डिक्रीमेंट हुआ क्योंकि 2000 का हो चुका है। वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई तो आपको डेबिट साइड दिखाना है। ठीक है, समझ में आया? अब थर्ड पॉइंट का मतलब कौन बताएगा? पीछे वाला नहीं, खाली उतना ही। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज, ये इज का ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। बोल। स्टॉक का वैल्यू 10% से बढ़ गया है। मतलब और थोड़ा विस्तार से। वो स्टॉक का जो ओरिजिनल वैल्यू था, जो पहले था, वो उससे उस वाले वैल्यू से 10% बढ़ गया। तू जितना बोल रहा है वो बराबर है, लेकिन उससे सॉल्व कैसे करें? मतलब समझ में नहीं आ रहा है आगे की क्या करूँ। मार्केट वैल्यू है ना, रिसेंटली जो स्टॉक का मार्केट वैल्यू है वो हमारे बुक वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ नहीं है कुछ मार्केट वैल्यू के बारे में, तो आप मार्केट वैल्यू नहीं बोल सकते। वहाँ पे बोला है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब ये लोग बुक वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। जब तक मार्केट वैल्यू नहीं लिखा है आपको मार्केट वैल्यू नहीं मानना। हाँ बोल मयंक। स्टॉक की वैल्यू 10% ज़्यादा। हाँ, उसका मतलब बताओ। वो तो खाली तुम ट्रांसलेशन बोल रहे हो, उसका मतलब बताओ कि क्या एग्जैक्टली मतलब हुआ। इससे तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है। हमें जो स्टॉक बैलेंस शीट निकला हुआ है उसकी भी 10% वैल्यू ज़्यादा करके दिया हुआ है, और इसमें बोला है कि ज़्यादा है तो उसमें से अपन कम करेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे समझाओ एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10% का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी बोलो, नहीं वृंदा बता रही है। जो हमें स्टॉक की ये 10% ज़्यादा है तो ऐसा हाँ वो बराबर, लेकिन उसका मतलब आगे। कि हम मान लेते हैं कि हमारा स्टॉक पूरा टोटल 100 मान लेते हैं तो उसमें 10% ज़्यादा है तो वो हो जाएगा 110। और कौन जो उसका कॉस्ट होगा वो मतलब जो कॉस्ट वॉस्ट कहाँ लिखा हुआ है कुछ? स्टॉक की प्राइस होगी वो 110 हो जाएगा। अरे भाई कॉस्ट प्राइस ये सब नहीं चलता है, उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। हाँ बुक वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू अलग होती है, कॉस्ट अलग होता है, मार्केट प्राइस अलग है, यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है। तो वो बुक वैल्यू 110 हो जाएगी, 10% ज़्यादा हो जाएगा। इसमें हो जाएगी, हो गई दिया हुआ है कि 10% ज़्यादा है। होकर। स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय 10%। हाँ वी नो दैट, जस्ट एक्सप्लेन इट। मतलब वही कि स्टॉक की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो 10% से ज़्यादा हो गई है, ओवर वैल्यू हो गई है। तो पहले हमेशा जो होता है वो 100% होता है, तो हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 100 और वो 110 हो गई है। तो फिर जब वो 600 थी तो बाद में वो कितनी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा। तो मतलब उसकी वैल्यू 6000 है लेकिन वो 6600 हो गई है, 10% ज़्यादा हो गई है। तो ये कितनी है जो स्टॉक दिया हुआ है ना 6600, वो कितना है? वो 10% ज़्यादा वाला दिया हुआ है। हाँ तो अभी तक तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में ये क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था किसी का भी कि सर जो बुक वैल्यू दे रखी है वो 110% है, इतना ही आपको बोलना है। आप जो बोल रहे थे ना वो क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें ये समझ नहीं आ रहा था मुझे कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि वो 110% है। तुम बोल रहे हो बढ़ चुकी है, तो कौन कितना परसेंट है वो आपको समझाना है। स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जो आपके पास बुक वैल्यू दे रखी है ना वो 110% है। क्या है? और आपको 100% पे दिखाना होता है, क्योंकि आपको ये बोला नहीं है कि आप 10% इंक्रीज़ करो। आपको जो भी अमाउंट दिखाने होते हैं, जब आप बोलते हो सर काफ़ी बार तो हम लोग इंक्रीज़ करते हैं डिक्रीज़ करते हैं, आपको बोला होता है कि उसकी वैल्यू कम हो गई है कम कर दो, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है ज़्यादा कर दो। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि स्टॉक जो दिखाया है इज़ ओवर वैल्यूड, हम और बोला है ना स्टॉक की वैल्यू आपने ओवर वैल्यू कर दी है, कितने से? 10% से। ठीक है, मतलब ये 110% है। स्टॉक जो है वो 110% है। आपको कितना दिखाना है? आपको 100% दिखाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टॉक की कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। जो आपकी बुक वैल्यू है, ठीक है, वो कितना है 110, ठीक है, और 110 का अमाउंट कितना है 6600 है, और आपको वैल्यू कितनी चाहिए होती है 100%। समझ में आया? तो स्टॉक जो है इसमें मिस्टेक जाती है, और जबकि कुछ है नहीं पॉइंट में, ये रिटर्न ऑफ करोगे क्योंकि आपका बाहर आ रहा है 6000, तो 600 कम कर दोगे, और डायरेक्टली 10% कम करोगे ना तो 660 कम कर दोगे, ठीक है। वो नहीं करना है, आपको इस तरह करना है कि जो बुक वैल्यू है अभी प्रेजेंट बुक वैल्यू वो कितनी है 110%, और आपको 100% दिखानी होती है। और ये बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं कर देना, क्योंकि मार्केट वैल्यू यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। आपकी बुक वैल्यू आपने 110% दिखाई हुई है, आपको 100% दिखानी है। तो बुक वैल्यू 110% कितना है 6600, और 100% 6000 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, सम रॉन्ग हो जाएगा। और इसके बाद बोला गया है कि आप 5000 रुपये ई को पे कर रहे हो और बाकी का पैसा लोन में रख रहे हो, तो लास्ट में सॉल्व होगा। लेकिन अब यहाँ पे लास्ट में फिर आपको बोला गया है कि एफ और जी इक्वली पैसा लेके आ रहे हैं, कुछ इस तरह पैसा लेके आ रहे हैं कि ई को पेमेंट हो जाए और वर्किंग कैपिटल 2000 मेंटेन हो जाए। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो आप लोग निकालते हो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, वो ऑलरेडी आपके पास है। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आपके पास ऑलरेडी है। अब देखो, एक इफेक्ट यहाँ जानी है कि एफ और जी इक्वली पैसा लेके आएंगे, ठीक है, और ई को हम पेमेंट कर देंगे, वो तो यहाँ पे आ जाएगा वैसे भी सीधा सीधा। ओल्ड बैलेंस शीट पे आ जाओ, जीआर को हम 2000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें बाय जीआर 800 600 600, ठीक है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 8000 और 2000। ओल्ड गुडविल कितनी है 1000, 400 300 300। इसके बाद लैंड बिल्डिंग हो गया, फ्री होल्ड एसेट्स कितना है 3000। इसके बाद फर्नीचर स्टॉक हो गया, डेटर्स कितने के हैं 7000 के, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब रीवैल्यूएशन टैली कर दें, 1600 बाय पार्टनर्स कैपिटल ई एफ जी, ये 600, 240, 180 180। लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ये हमारा खर्चे वाला साइड है, खर्चे वाले साइड का टोटल ज़्यादा है, इनकम कम है। टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। चलो हम लोग एफ और जी पैसा लेके आने वाले हैं, ई का हिसाब किताब पूरा करो। 11,600 निकल रहा है और हमारा उससे निकल रहा है 640, तो 10,960। अब 10,960 में से 5000 आप पे कर रहे हो, ये 5000 उसको पे कर दो। यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये कैश में हमने पेमेंट कर दिया, पूरा करो इसको। कैश जा रहा है, कितना जा रहा है 5000 जा रहा है, ठीक है। और बाकी का 5960 एज अ लोन रखा जाएगा, और ये हमारी लायबिलिटी है। ई का पैसा निकल रहा है, लायबिलिटी यहाँ पे ले आओ, ईज लोन कितना 5960, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि एफ और जी इक्वली पैसा लेके आ रहे हैं, और कुछ इस तरह लेके आ रहे हैं कि हम 5000 ई को पे भी कर दें और 2000 रुपये वर्किंग कैपिटल मेंटेन करें, ठीक है। अब इक्वली पैसा लेके आ रहे हैं, लेकिन कितना लेके आ रहे हैं भाई, वो कैसे निकालें हम? यहाँ पे तो नहीं कर सकते, यहाँ पे अमाउंट तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक ये लेके आ रहे हैं तो यहाँ टोटल नहीं हो सकता। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड भी आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, ये बाकी है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। चलो हम पीछे से टोटल कर दें, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ जाना नहीं है। इसका टोटल करो, 27,000 है, ठीक है। 27,000 में से आप 15,960 माइनस करो, 11,040। पार्टनर्स कैपिटल एफ और जी
1140। अब मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा तो एसेट्स का टोटल हो जाएगा। एसेट्स में से ये सारे आइटम माइनस करोगे तो ये अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन रेशियो कहाँ है? रेशियो नहीं है। बच्चों को लगता है सर वो इक्वली पैसा लेके आ रहे हैं तो इक्वल ले लेते हैं, इक्वल नहीं, बोला नहीं है कुछ भी आपको, तो यहाँ पे अटक गई गाड़ी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब 1140 वहाँ पे लिखा है जो एफ और जी का टोटल है। चलो एक और तरीका आ गया, इतने सालों में मैंने नहीं बताया है, लेकिन अभी एक और तरीके से हम टोटल कर सकते हैं। वैसे तो ये टैली होगा यहाँ से, ठीक है, टैली होगा यहाँ से, क्योंकि सिर्फ पैसा आना है, पैसा आना बाकी है ना। एफ और जी लेके आने वाले हैं, एफ कैपिटल और जी कैपिटल। अब ये 7000 तो ये भी 7000, 7000 में से 400 है तो बाकी 66 बचा, वो इक्वली लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3300 बाई कैश, ये 3300, ये 3300। अब टोटल हो गया, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आ जाएगा, बराबर। करो टोटल 8900 और ये है 5900, ये 8900 5900, 8900 में से माइनस करो 70 और ये 4020, टोटल 1140 हो रहा है देखो। तो ये 702040। मैंने आज तक अपनी लाइफ में जब तक मतलब क्लास लिया है इससे पहले, तब तक टैली हमेशा कैश अकाउंट से ही करवाया है ये वाला सम, और कैश अकाउंट से ही टैली हो रहा है। लेकिन एक और तरीका भी हो सकता है, अभी अभी ध्यान में आया। जैसे देखो हमारे पास ये रेशियो नहीं था तो हम यहाँ पे अलग अलग अमाउंट नहीं लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे ना अलग अलग अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ से आता, 7020 4020। लेकिन हमको टोटल तो पता है ना, मतलब इन दोनों का टोटल 1140 है, ठीक है। अब एक काम करो, ये 1140 यहाँ पे टोटल प्लस ये 6 अमाउंट उसके साथ ऐड कर दो, 1140 के साथ ये 6 अमाउंट ऐड कर दो, 1880 और 14800, 14800, ठीक है। अब 14800 में से ये माइनस कर दो ये वाले अमाउंट 4, देखो 6600 बच रहा है क्या, तो आया इक्वली आया, बस उसको 3300 करो, क्योंकि अपने को ये तो पता है ना इक्वली लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर टोटल करके ये दो इंडिविजुअल अमाउंट आ जाएंगे। हाल फिलहाल हमने पहले टोटल यूज़ कर लिया तो भी हो जाता है। अब ये समझने के लिए आपको खुद शांति से बैठना पड़ता है कि मैंने क्या बोला, क्योंकि मैं कितना भी समझा दूँ, आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है करके, ठीक है।